अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब यूरोप अपने डार्क एज में जी रहा था, तब मुस्लिम दुनिया सबसे बड़ी विज्ञान और ज्ञान के केंद्र में थी? हाँ, आपने सही सुना। मध्यकाल में मुस्लिम शहरों जैसे काहिरा, बगदाद, कुर्तोबा और दमिश्क ने न सिर्फ समाज और संस्कृति को आकार दिया, बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, गणित और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी योगदान दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने यूरोप की पुनर्जागरण को प्रभावित किया और उन्हें अपने वैज्ञानिक कार्यों से मार्गदर्शन किया। हम बात करेंगे अल-ख्वारिज़मी, अल-रजी, इब्न ए हैथम जैसे महान विद्वानों के योगदान के बारे में, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मुस्लिम सभ्यता ने पश्चिमी विज्ञान को आकार दिया, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से गैर मुसलमानों को यह यकीन करना मुश्किल होगा कि एक ऐसा वक्त था जब मुसलमानी शहर जैसे काहिरा, बगदाद, कुर्तोबा और दमिश्क तहजीब के मरकज थे, जबकि यूरोप तारिक दौर, या जिसे डार्क एजेस कहा जाता है, में जी रहा था। दरहकीकत इस वक्त मुस्लिम मुल्क यूरोप को इंतशार, गैर मुंजम, पिछड़ा हुआ और पसमानदा समझते थे। यही वजह थी कि 1100 के बाद के दौर को ईसाई यूरोप में तारिक दौर कहा गया, क्योंकि यूरोपियन मुसलमान साइंस की दिरख्तों से फायदा उठाने में नाकाम रहे। यूरोप ने मुस्लिम स्पेन से भी कुछ नहीं सीखा, जो साइंस के इनकलाब में अहम रोल अदा कर रहा था। कुर्तोबा, जो मुस्लिम स्पेन का दारुल हुकूमत था, अपनी साइंसी पेशरफतों के लिए मशहूर था। दुनिया भर से उल्मा और तलबा कुर्तोबा में तालीम हासिल करने आते थे। फिक्री सरगर्मियों में वसीयत तफावत एक मिसाल से वाजे हो सकती है। 9वीं सदी में सेंट गॉल के खानकाह की लाइब्रेरी यूरोप की सबसे बड़ी थी, जिसमें 36 जिल्दें थीं। इसके मुकाबले कुर्तोबा की लाइब्रेरी में 5 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थीं। इसके अलावा कॉलेजों में तालीम का आगाज मुसलमानों ने किया था। यूनिवर्सिटियां पहली बार मुस्लिम मुल्कों में 600 और 700 के दहाई में सामने आईं, जबकि मशहूर कॉलेज जैसे ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी दी पेरिस, 13वीं सदी में कायम हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि इब्तिदाई यूरोपीय यूनिवर्सिटियां भी इस्लामी ट्रस्टों की तरह फंड की जाती थीं। कुछ मोरखीन तो पुरानी यूरोपीय कॉलेजों की असल इस्लामी सिस्टम से मिलती जुलती तंजीम का सुराग भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेजुएट, साहिब और अंडर ग्रेजुएट मुतफक्किह की इस्तिलाहें ब्राहे रास्त इस्लामी इस्तिलाहों से ली गई हैं। रियाजियात के मैदान में अरबी अंकों 0, 0 और दहाई सिस्टम को मुसलमानों ने यूरोप में मूरफ करवा दिया, जिससे वह मसाइल को घंटों के बजाय मिनटों में हल करने के काबिल हुए और साइंसी इनकलाब की बुनियाद रखी। एक मशहूर मुसलमान रियाजीदान अल-ख्वारिज़मी थे, जिनके काम का लैटिन में तर्जुमा किया गया। अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की बुनियाद रखी और पेचीदा रियाजी मसाइल जैसे मुश्किल जड़ों और पेचीदा हिस्सों को हल करने के तरीके ढूंढे। यही वजह है कि उन्हें अलजेब्रा का बाप कहा जाता है। लेकिन अल-ख्वारिज़मी की साइंसी खिदमात सिर्फ अलजेब्रा तक महदूद नहीं थीं। उन्होंने कई दूसरे शोबों में भी काम किया, खासकर फल्कियात, इल्म नजूम, जियोग्राफी और नक्शा साजी में। उनके काम में कई तजर्बात शामिल थे, जैसे जमीन की हवा की बुलंदी को नापना और मजबूती के उसूल को ढूंढना। टोलेडो के अल-कीरमाती ने मिसलथियत पर जो काम किया था, उसका लैटिन में तर्जुमा किया गया, जिससे हम साइन और कोसाइन फंक्शंस लेते हैं। और यूनानी इल्म हिंसा भी यूक्लिद की तसनीफ से मुसलमानों ने हासिल किया। एक और मशहूर इस्लामी शख्सियत इब्न ए हैथम है, जिनके ऑप्टिक्स पर काम, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सवालों के जवाब दिए थे, कई जबानों में तर्जुमा किए गए। यह मुसलमान ही थे जिन्होंने पेंडुलम के उसूल को ढूंढा, जिसका इस्तेमाल वक्त को नापने के लिए किया जाता था। हकीकत में आइजैक न्यूटन के बहुत से उसूल
पुराने इस्लामी साइंसी दिरख्तों से माखूज हैं। कीमिया पर भी मुसलमानों का गहरा असर था, खासकर कीमियावी इल्म अल्केमिया में। जाबिर इब्न ए हय्यान ज़ेबर एक मशहूर मुसलमान कीमियादान थे और कई उलेमा साइंसी तरीका का तारुफ उनसे मुंसलिक करते हैं। इसके अलावा कीमिया में इस्तेमाल होने वाले कई इस्तिलाहें जैसे अल्कोहल, आलम्बिक, अल्कली और इलिक्सियर इस्लामी असल के हैं। मुसलमानों की तिब्ब में खिदमात को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेंट्रल एशिया के हर बड़े इस्लामी शहर में अस्पताल मौजूद थे। इनमें से सबसे बड़ा अस्पताल काहिरा में था, जिसमें 8000 से ज्यादा बिस्तर थे, जिनमें बुखार, नजर की बीमारियों, इसहाल और सर्जरी के केसों के लिए अलग अलग वार्ड्स थे। एक मशहूर मुसलमान डॉक्टर अल रजी थे, जिन्होंने छोटे दानों की जड़, उसकी इब्तिदा ढूंढी और यह बताया कि एक शख्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इससे मुतासिर हो सकता है, जिससे मदीफती निजाम की मौजूदगी और उसके काम करने का तरीका वाजह होता है। वह तजरिबाती तिब्ब के पहले हिमायती थे और उन्हें बच्चों के इलाज पीडियाट्रिक्स का बाप माना जाता है। अलावा इसके वह न्यूरोसर्जरी और ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों की सर्जरी के भी बानी थे। जॉर्ज सार्टन, जो साइंसी तारीख के वालिद हैं, ने लिखा, अल रजी इस्लाम और सेंट्रल एज के सबसे बड़े डॉक्टर थे। तमाम इस्लामी दिरख्तों को यूरोपीय साइंसी इनकलाब के कच्चे मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यह अफसोस की बात है कि मुसलमानों की खिदमात को यूरोप ने कभी तस्लीम नहीं किया। हालांकि इस्लामी दिरख्तों के बिना यूरोप की नवजवानी मुमकिन नहीं होती। अरब इस्लामी तहजीब का यूरोप के पुनर्जागरण में रोल इस्लाम की बुनियाद इल्म पर है। इसने जहालत की अंधेरे में इल्म की रोशनी जलाई। इसकी पहली वाही पढ़ो के शब्द के साथ आई। इसी रोशनी में रसूल अल्लाह ने मक्का में दार अरकम और मदीना में अल सुफ़फ़ा कायम किया। वहीं से इल्म की शान अरब प्रायद्वीप से बाहर फ़ौरसन रोम तक फैली। उम्मिया काल में इस्लाम यूरोप तक पहुंचा, जहां पश्चिम 1000 साल से ज्यादा वक्त तक ईसाईयत कैथोलिकिज्म के अधीन था, जहां साइंटिफिक इल्म को दबा दिया गया था। यह दौर हिस्ट्री में अंधेरे युग के नाम से जाना जाता है। कैथोलिक ईसाईयत के अनुसार सच्चाई और इल्म का मापदंड चर्च था। खैर, इस्लाम इटली के रास्ते मुस्लिम स्पेन से यूरोप तक पहुंचा। वहां मुसलमानों ने कई यूनिवर्सिटियां कायम की, जहां गैर मुसलमानों को भी इल्म हासिल करने का मौका मिला। रॉयल फैमिली के लोग जैसे इटली आदि इन संस्थाओं में पढ़ाई करते थे। इल्म हासिल करना, बोलना और लिखना उनके लिए फख्र की बात थी, क्योंकि अरबी शिक्षा और रिसर्च का जरिया थी। कई चर्च के लोग अरबी में बोलने और लिखने को तरजीह देते थे। मुसलमानों की तहजीब ने सिर्फ पुरानी यूनानी फलसफे और अदब को नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि नए इल्मों की तफ्तीश की और अन्य भूले भटके इल्मों को फिर से जिंदा किया। इस तहजीब ने मिस्र को उसकी शाही हैसियत दी। यह इस नई तहजीब का नतीजा था कि उसने यूरोप को अंधेरे युग से बाहर निकाला। मुसलमानों की इल्म की तहरीक ने यूरोप के पुनर्जागरण में अहम भूमिका अदा की। यूरोपी देशों ने मुसलमानों के फलसफे, नए इल्म जैसे चिकित्सा, खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान और दूसरे कई इल्मों को अपनाया। यह वीडियो यूरोप के अंधेरे युग का संक्षिप्त जायजा लेने के बाद इस्लामी तहजीब की शुरुआत, उसकी स्पेन तक पहुंच को और यूरोपी देशों पर इसके असर को अलग अलग इल्मों में बताएगी। अंधेरों का द्वार, अंधेरों के द्वार के बारे में आलिमों की अलग अलग राय है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि यह दौर लगभग 500 से 1050 तक रहा, लेकिन असल में यह एक नकारात्मक शब्द था जिसे पुनर्जागरण के दौर के फिक्री दानिश्वरों ने अपनाया था। इनमें से रेबलिस ने इसे गोथिक रात कहा। इस दौरान यूरोप को न सिर्फ आर्थिक गिरावट का सामना था, बल्कि बर्बरता ने भी इसे जकड़ लिया था। शुरुआत में बाइजांती सम्राट जस्टिनियन का ख्वाब था कि वह रोमन सल्तनत को फिर से कायम करे और सम्राट की ताकत को वापस लाएं, लेकिन वह पूरी तरह से नाकाम रहे और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एथेंस, जो पहले तफसील का मरकज था, अब तालीम पर पाबंदी की वजह से तालीमी तौर पर तबाह हो चुका था।
सेंट ऑगस्टीन के हुक्म पर तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे। 5वीं सदी के दौरान गौल के राजा क्लोविस को एक जालिम और धोखेबाज शख्स के तौर पर जाना जाता था। अगले कई दशकों तक न्यूस्ट्रिया, ऑस्ट्रासिया और बरगंडी के बीच अंदरूनी जंग जारी रही। 6ठी सदी में रोमन तहजीब का खात्मा हो गया और इटली की एकता पूरी तरह से तबाह हो गई। इस दौरान पोपों की ताकत भी कम हो गई। 8वीं सदी में सम्राट लियो ने इटली में टैक्स बढ़ाए और चर्च की ताकत को अपने हाथ में ले लिया, जिससे सम्राट की हैसियत कमजोर हो गई। जब मुसलमानों ने स्पेन में दाखिला लिया, तब तक ईसाई धर्म पूरी तरह से कायम हो चुका था। टोलेडो की 6ठी काउंसिल ने एक कानून मंजूर किया था, जिसमें तमाम बादशाहों से ये एहद लिया गया कि वह सिर्फ कैथोलिक धर्म की पैरवी करेंगे और किसी भी इख्तिलाफ को सख्ती से दबा देंगे। साथ ही एक और कानून के तहत किसी को भी चर्च, इसके उसूलों और मुकद्दस रस्मों पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं थी। चर्च को ये ताकत मिल गई कि वह यहूदियों और उन लोगों का शिकार करे जो बपतिस्मा लेने से इनकार करते थे। शुश्तरी के मुताबिक जब ईसाई धर्म का फैलाव हो रहा था, तो इसके कौम के लोग रोमन सल्तनत के तहत खास तौर पर रोम में शदीद तंगदिली का सामना कर रहे थे। यह तंगदिली 3 सदियों तक जारी रही। पुनर्जागरण के शुरुआती दौर में चर्च ने साइंटिफिक इल्म और नई खोजों को दबाने की कोशिश की। वे उन उल्मा को सजा देते थे जिन्होंने चर्च के अपनाए गए इत्तेहादी नजरिए के खिलाफ कोई नई खोज की। मिसाल के तौर पर जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह कहा कि सूरज हमारे सौर मंडल का मरकज है, तो उन्हें कैद किया गया, जिस्मानी अजियत दी गई और आखिरकार उन्हें मौत की सजा दी गई। डैनिनी को अपनी किताब डायलॉग कंसर्निंग नेचर लिखने के कारण 1629 में जिंदा जला दिया गया। इसी वजह से मुसलमानों के हमले का स्वागत सिर्फ गुलामों ने ही नहीं किया, बल्कि कई ईसाई अमीरों ने भी किया, जिन्होंने इस्लाम को अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित ठिकाना समझा। इस तरह ये अंधेरा दौर यूरोप में फिक्री और समाजी गिरावट का वक्त था और मुसलमानों की आमद ने इसे कुछ हद तक रोशन किया। अरब मुस्लिम तहजीब इस्लाम अपनी असल में इल्म और गौर व फिक्र पर मबनी है। पहली वाही पढ़ने, कलम के साथ लिखने और नमालूम को डिस्कवर करने के अल्फाज से शुरू होती है। इस हिदायत के बाद पहली दरसगाह दार अल अरकम मक्का में कायम की गई और फिर मदीना में सुफ़ा कायम हुई। इन मदरसों में लोगों को न सिर्फ नए ईमान को अपनाने के लिए अकल्ली दलीलें दी गईं, बल्कि पूरे कायनात को उनके लिए तफ़क्कुर और तहक़ीक़ के लिए पेश किया गया, जैसे कि कुरान में फरमाया, यकीनन आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। कुरान ने उनकी तवज्जो दूसरी उस्तादों की तरफ भी मबजूल कराई, जैसे कि इंसान की तख्लीक और इसके मुख्तलिफ मराहिल, लोहे की खुसूसियत और इसके फ़ायदे, डिफाई टेक्नोलॉजी और तवानाई के इस्तेमाल से हवा की जगह और दूसरों सियारों की तरफ। ऐसी हिदायतें और रहनुमाई ने नाखवानदाह अरबों में इल्म और तहकीक की तरगीब दी। गैर महजब अरब हमलावरों ने न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी जबान और संस्कृति को भी ज्यादा आबाद और महजब फतहशुदा इलाकों पर मुस्तलित किया। कुदरती तौर पर जो तहजीब तैयार हुई वह न सिर्फ अरबी थी और न सिर्फ इस्लामी। यह मेमकीन जराए से खास तौर पर मुतासिर थी, लेकिन यह नई तहजीब महज एक इम्तिजाज नहीं थी। यह एक नई और असल तख्लीक थी जिसके मुख्तलिफ अंसार को आपस में मिलाया गया था और इसे एक पहचाने जाने वाले निज़ाम में ढाला गया था। ताहम अपनी मुनफरीद हम आहंगी की ताकत, अपने आप पर एतबार, खुद इनफराज और जिंदगी और कायनात के बारे में इसकी खुदकार सोच में यह हकीकतन अरबी इस्लामी थी और अरबी इस तहजीब का मरकजी औजा था और इस्लाम इस निज़ाम में इत्तेहाद का आमिल था। जब इस्लाम अरबी जजीरा निम्ह से बाहर फैलकर फारस और रोम की सल्तनत में दाखिल हुआ, तो मुख्तलिफ संस्कृति और तहजीबों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग शामिल हुए। वहाँ अमवी खिलाफत ने यूनानी, पहलवी और संस्कृत जबानों में पुसीदा या भूले हुए इल्मों को डिस्कवर करने में दिलचस्पी दिखाई। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, रोमेन कैथोलिक चर्च ने
इल्म और साइंटिफिक डिस्कवरीज पर पाबंदी लगा रखी थी और इल्म को सिर्फ आलिमों तक महदूद कर दिया था। मजहब और सियासत चर्च और सल्तनत के दरमियान तकसीम हो गए थे, लेकिन इस्लामी तहजीब और उलूम में इंसान के दोनों फितरी रुझानों के दरमियान हदबंदी करना गुनाह समझा जाता है। यही वजह थी कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान और फिर मामून ने मर्दा और नजरअंदाज किए गए इल्मों का अरबी में तर्जुमा शुरू किया। मुख्तलिफ इल्मों जैसे फलसफा, इल्म अल नजूम, इल्म ए फल्कियात, रायाजियात और तिब्ब जैसे इल्मों को यूनानी, सिरियानी, पहलवी और संस्कृत से अरबी में तर्जुमा किया गया। यह सिलसिला 3री और 4थी सदी हिजरी, 9वीं और 10वीं सदी ईसवी के दौरान जारी रहा और इनका ज्यादातर तर्जुमा हनैन बिन इसहाक, थाबित बिन कुर्राह और इब्न मुकफा ने किया। यूरोप में अरब मुसलमानों की तहजीब। जब अब्बासियों ने उम्मवियों के खिलाफ विद्रोह किया तो उनका शासन खत्म हो गया और अब्बासी सत्ता में आ गए। बनु उमैया को कुचला गया। हालांकि उनके एक सदस्य अब्दुर रहमान स्पेन तक पहुंचने में सफल हुए। वहां उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की और स्पेन को समृद्धि और संस्कृति का एक शानदार दौर दिया जैसा उसने कभी नहीं देखा था। कॉन्स्टेंटिनोपल के सम्राट, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजा ने अब्दुर रहमान तीसरे के पास अपने राजदूत भेजे। मुसलमानों ने पूरी प्रायद्वीप में प्रवेश किया और एक बड़ी संख्या में ईसाई न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने लगे और प्रशासन में भाग लिया, बल्कि उन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों की संस्कृति को भी अपनाया और खुद को अरबी बना लिया। अरब मुसलमानों की तहजीब का यूरोप की नई जमाना रिनेसांस पर असर। मुसलमानों की दुनिया से अलग होने के बाद अरब स्पेन के मुसलमानों ने एक नुमाया तहजीब को फरोख्त दिया जिसने यूरोपी तहजीब पर तकरीबन 8 सदियों तक गहरा असर छोड़ा। कुछ अहम असरात झेले में जिक्र किए गए हैं। जदीद उलूम पर असरात। अगर हम जदीद उलूम की तारीख पर नजर डालें, जैसे कि फल्कियात, फलसफा, तिब्ब, केमिस्ट्री, रियाजी, अलजबरा और दूसरे उलूम, तो इनका तारीखी मुताला करने के लिए अरबी जानना जरूरी है, क्योंकि ये तमाम उलूम अरबी में थे जिन्हें अरबी मुस्लिम उलमा ने लिखा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज सर्टन ने अरबी की अहमियत को तस्लीम किया है, जिन्होंने अपनी तहकीकात के लिए शाम में अरबी सीखी थी। उनका कहना है कि जदीद उलूम की तारीख अरबी के इल्म के बिना नाकामल रहेगी। तिब्बी उलूम। तिब्ब के मैदान में अरबों ने अहम कौल किया। उन्होंने केमिकल फार्मेसी की इजाद की और इन इदारों के बानी थे। इस मैदान में मध्यकाल के सबसे असल फिक्र और तिब्ब के इल्म में अबू बकर मोहम्मद इब्न जकरिया थे, जिन्हें गरब में रिजस के नाम से जाना जाता है, 865 से 925 ईस्वी। उनका तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया 1279 में सिसिली में लैटिन में तर्जुमा किया गया और यूरोप में एक नसाबी किताब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। उनके 200 कामों में से कुछ 1510 ईस्वी में वेनिस में शाया हुए। अली इब्न अब्बास ने रेजेस के बाद 50 साल बाद तरक्की की। उनका तिब्बी काम जो 20 जिल्दों पर मुमतज था, 1227 में लैटिन में शाया हुआ और 1523 में लियोन्स में माइकेल कापला के जरिए छापा गया। इब्न अब्बास ने हिप्पोक्रेट्स और गैलन की कई गलतियों की तसहीह की। अबू अली हुसैन इब्न सिना, जो गरब में एविसिना के नाम से जाने जाते हैं, 980 दाउसिथिसैक, एक फलसफी और तिब्ब के माहिर थे, जिन्होंने यूनानी अरबी तिब्बी ख्यालात को मुरत्तब किया। उनका काम स्पेन में लैटिन में तर्जुमा किया गया और जल्द ही दूसरे तिब्बी किताबों को पीछे छोड़ दिया। चार्ल्स एशवर्थ के मुताबिक इस किताब का मुताला 17वीं सदी तक जारी रहा और 8वीं सदी तक यूनिवर्सिटी ऑफ लोनवेन में भी इसका मुताला किया गया। इस किताब के कुछ हिस्से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुसेल्स में 1909 तक पढ़ाए जाते रहे। अबुल कासिम अल जहरावी 1122, जिन्हें गरब में अल्बुकासिस के नाम से जाना जाता है, एक तिब्बी माहिर थे और सर्जरी के क्षेत्र के बानी थे। उनका मशहूर काम अल तरसी यूरोप के तिब्बी कॉलेजों में सदियों तक पढ़ाया गया। पहला लैटिन तर्जुमा 1497 में वेनिस से शाया हुआ। एक मशहूर फ्रांसीसी इल्मीदार लेमार्क ने
1891 में इसका फ्रांसीसी तर्जुमा किया। यह किताब अंग्रेजी और दूसरे यूरोपीय जबानों में भी तर्जुमा हो चुकी है। फल्कियात के मैदान में मुस्लिम साइंसदानों ने यूरोप की नई जमाना में अहम कॉल किया। गरबी यूरोप में फल्कियात की साइंस मोहम्मद अल फरगानी के मसौले के जरिए तरक्की की। वे गरब में अल फरगानुस के नाम से जाने जाते हैं। उनका जमा मसौला फल्कियात पर सबसे ज्यादा मकबूल काम रहा, खास तौर पर फल्कियात के एलिमेंट्स। इसे लैटिन और इब्रानी में 15वीं सदी तक तर्जुमा किया गया। अबू अल हसन ने एक ट्यूब से दूरबीन ईजाद की, जिसे बाद में मीरागा और काहिरा के रुज़दगाहों में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। एक और मशहूर फल्कियात दान मोहम्मद इब्न जाबिर इब्न सिनान अल बत्तानी 855 से 929 ईस्वी, जिन्हें लैटिन में अल्बा तिग्नुस के नाम से जाना जाता है और वे प्लेटोमी के हम्पल हैं। उनकी फल्कियाती मीजें लैटिन में तर्जुमा होकर यूरोप में फल्कियात के लिए बुनियादी दस्तावेज की तरह इस्तेमाल होती रहीं। मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़मी 850 ईस्वी की फल्कियात और जैसे सल्लूकियात की मीजें, जिन्हें मसलमाह अल मजरीती ने तरमीम किया था, लैटिन में तर्जुमा की गई। दूसरे मुस्लिम फल्कियात दान जैसे अब्बू मूसा जाफर, जिन्हें गरब में अल्बोमसा के नाम से जाना जाता है, 786 से 886 ईस्वी, अल कबिसी, अल कबीटस वगैरह, जिनका काम लैटिन में तर्जुमा किया गया। ये असर सितारों के नामों में भी नजर आते हैं, जो तकरीबन अरबी नामों पर मबनी है, जैसा कि झेले में दिखाया गया है। अंग्रेजी अरबी टॉरस, थॉर, अल्डेब्रान, अल दबरान, अल्टायर, अल्तैर, डेल्फिनस, ओल्फानुस, डेनेबोला, अल सुनबुला, फमलहौत, हामलहौत, रियाजी जैसे कि त्रिकोणमिति, अलजबरा के उल्लों में, जिनमें फलसफी रियाजीदानों ने अहम कॉल किया, वे यूरोप में इन उल्लों को मुतारिफ कराने का जरिया बने। शिफ्र, सिफर के इस्तेमाल का ख्याल मुस्लिम अरबों ने अरबी अदाद को यूरोप तक पहुंचाया। बानू मूसा और अल खवारिज़मी के अलजबरा और हिसाब के कामों ने यूरोप में साइंस और साइंसदानों पर गहरा असर डाला। फलसफा भी वह इल्म था जो मुस्लिम फलसफियों ने यूरोप में मुतारिफ कराया। सबसे पहले उन्होंने यूनानी फलसफियों के कामों का अरबी में तर्जुमा किया, लेकिन बेशक ये काम लैटिन में तर्जुमा किए गए और यूरोप के उल्मा ने 12वीं सदी में सबसे पहले अरस्तु की फलसफा से आशनाई हासिल की। मनलिक या लॉजिक, मशरिकी और गरबी फलसफी दोनों ने इब्न सिना की लॉजिक को अपनाया। गरब में फलसफी जैसे अल्बर्ट्स मैग्नस 190 से 1280 ईस्वी, जो मध्यकाल के एक अद्भुत स्कूलास्टिक थियोलॉजियन और फलसफी थे, इब्न सिना से मुतासिर हुए। हालांकि उनके समकालीन उन्हें जादूगर समझते थे। डिस्कवरीज और इन्वेंटीज, अमेरिका की प्राप्ति कोलंबस, जिसे अमेरिका की प्राप्ति का क्रेडिट दिया जाता है, पर मुसलमानों के फलसफियों का असर था। खुद वह इत्तिफाक करते हैं कि अमेरिका की प्राप्ति के लिए उन्हें इब्न रश्द की तहरीरों से प्रेरणा मिली। इसके नतीजे में 11 अक्टूबर 1492 को उन्होंने अमेरिका की प्राप्ति की। भारत की प्राप्ति कंपास की ईजाद ने समुद्री सफर को आसान बना दिया। जब वास्को डी गामा भारत की तलाश में निकले और रास्ता खो बैठे, तो एक अरबी मल्लाह ने उनकी मदद की और उन्हें भारत पहुंचाया। वास्को डी गामा खुद इस हकीकत का इत्तिफाक करते हैं, कहते हैं, यह नौजवान मल्लाह कुछ अजीब नक्शे इस्तेमाल करता था और हम में से कोई भी उसके निशानों को समझ नहीं सका। वह ऐसे औजार इस्तेमाल करता था जो यूरोप में अजनबी थे। उसने हमारी कश्ती को तेजी से उसके मंजिल तक पहुंचाया और फिर हमने इस मौके पर जश्न मनाया। पहली उद्यान का तजुर्बा इटली के फनकार और स्कॉलर लियोनार्डो दा विंची ने किया था। हालांकि फिलिप हिट्टी ने इत्तिफाक किया है कि यह एक स्पानी स्कॉलर इब्न फरनास था जिसने पहली हवा में उड़ान का तजुर्बा किया था। उसने पंखों का इजाद किया था जिनके जरिए वह बहुत ऊंचा उड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन लैंडिंग के दौरान वह अपने आप को तवाज़न नहीं दे सका और जख्मी हो गया। पहला साइंटिस्ट, तजर्बी साइंसेस के मैदान में रॉजर बेकन को पहला साइंटिस्ट माना जाता है।
दरअसल वह एक स्पानी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। खुद वह इत्तेफाक करते हैं कि वह इल्म में मुसलमानों के एहसानमंद हैं। एक पश्चिमी स्कॉलर रॉबर्ट पी फोल्ट ने कहा कि रॉजर ने सिर्फ यूरोप को इस्लामी साइंसेज और उनके तरीकों से परिचय कराया, और हकीकत में साइंस मुसलमानों की मॉडर्न तहजीब को दी जाने वाली एक बड़ी नेमत है। फेफड़ों में खून का दारचाला सिस्टम। अगर पश्चिमी स्कॉलर ये मानते हैं कि खून के दारचाले सिस्टम की खोज मिगुएल सर्वेटो दा 1556 ईस्वी और रियाल्डो कोलंबो दा 1559 ईस्वी ने की, लेकिन इब्न नफीस के काम से यह साबित होता है कि वह इस सिस्टम के बानी थे, तकरीबन 300 साल पहले जिक्र किए गए साइंसदानों से। कागज बनाने की कला, कागज बनाने का फन भी इटली और स्पेन के जरिए यूरोप में पहुंचा। यह फन अरबों को 751 ईस्वी में पहुंचा। मेन चीन के साथ होने वाली एक जंग के दौरान ताला नदी के करीब ताशकंद में मिला था। अरबों ने चीनियों को शिकस्त दी और कैदियों में कागज बनाने वाले शामिल थे। इस तरह कागज की तस्नीक समरकंद और बगदाद में फैली और वहां से यह फन दमिश्क, काहिरा और मुराकशो तक पहुंचा और फिर इटली और स्पेन के जरिए यूरोप में तारुफ हुआ। दूसरी इजातों में घड़ी शामिल है, जिसे कुतबी ने ईजाद किया, पेंडुलम इब्न यूसुफ ने ईजाद किया, दूरबीन अबू अल हसन ने ईजाद की, जैसा कि पहले जिक्र किया गया, और कंपास इब्न मजीद ने तैयार किया। यूरोपीय भाषाओं पर असर चुनांचे अरबी भाषा ने दूसरी भाषाओं जैसे स्पेनी, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, रूसी और पोलिश पर असर डाला। इन भाषाओं ने अरबी से बेहतरीन शब्द अपनाए हैं। इन शोधकर्ताओं के मुताबिक, जिन्होंने इन भाषाओं पर तजुर्बा किया है, स्पेनी में अरबी के कर्जे शब्दों का 1/4 हिस्सा शामिल है, पुर्तगाली ने 3000 अरबी शब्द अपनाए हैं और फ्रेंच ने 900 से ज्यादा अरबी शब्द उधार लिए हैं। जहां तक इंग्लिश का ताल्लुक है, तो यह शुरुआत में सिर्फ जर्मन भाषा का एक बोलचाल था, जो सदियों में अलग अलग मॉडर्न भाषाओं में बदल गया, जिनमें इंग्लिश, जर्मन, डच, आइसलैंडिक, नॉर्वेजियन और स्वीडिश शामिल हैं। इंग्लिश ने भी दूसरी भाषाओं से इतने शब्द उधार लिए हैं कि आज के दौर में यह कहना लगभग नामुमकिन है कि हम बिना उधार के शब्दों के कुछ कहें। मजहबी अदब पर असरात। अरबी जबान का यहूदी और ईसाई इल्म पर भी गहरा असर था। यहूदियों और ईसाइयों ने अरबी को अपनी दूसरी जबान के तौर पर अपनाया। यहूदी इबादत गाहें अपने मजहबी प्रोग्राम अरबी में ऐलान करती थीं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में यहूदी अदब अरबी अंदाज में लिखा गया, जो 17वीं सदी की शायरी में वाजे तौर पर नजर आता है। उनकी शायरी में अरबी असरात के तहत काफिया और वजन मुर्फ किया गया। बाइबिल को समझने के लिए अरबी सीखना जरूरी था। मगरिब में किताबों के उलमा ने मुकद्दस मुतून की लिसानी और तशरीह की जरूरत महसूस की। इस मुद्दे पर अपनी तहकीक पेश करने वाले पहले मशहूर शख्स अल्बर्ट शुल्टन 1686 से 1550 थे, जो एक हॉलैंड के स्कॉलर थे और जिन्होंने 707 में अपनी थीसिस लिखी थी, जिसका नाम था मुकद्दस मुतून की तशरीह में अरबी का इस्तेमाल। दूसरे मशहूर मशरिकी उलमा जैसे एडवर्ड पीकॉक और डब्ल्यू रॉबर्टसन इंग्लैंड में और जे एडवर्ड वालहॉजन जर्मनी में ने अरबी की रोशनी में किताब मुकद्दस का मुताला किया। स्पेन के कुछ हिस्सों में लातीनी जबान इस कदर जवाल हो गया था कि स्पेनी चर्च का कायदा और बाइबिल ईसाइयों के इस्तेमाल के लिए अरबी में तर्जुमा किया गया था। टोलेडो के बिशप एलिपांडस और कातालोनिया के बिशप फेलिक्स, जिन्होंने कहा था कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, यह कहा गया कि उन्होंने ये हेरेटिक ख्यालात मुसलमानों से हासिल किए थे। अरबी का मगरिबी अदब पर असर। अरबी का मगरिबी अदब पर असर मध्यकाल में अल्फ लैलाह व लैलाह या 1000 रातों की कहानियों के जरिए शुरू हुआ। इन कहानियों को अलग अलग जबानों में तर्जुमा किया गया था। ये सिंडबाद की कहानियों का मामला था। चौसर की लिखी हुई कहानी भी अरबी कहानियों के अंदाज पर शुरू होती है। एक मिस्री लेखक मबशीर बिन फातिक का काम मुख्तसर अल हिकम व जवामी अल कलिम 1053 ईस्वी स्पेनी और लातीनी में तर्जुमा किया गया था और 1400
77 ईस्वी में पहली बार विलियम कॉक्सन ने इसे इंग्लिश में तर्जुमा किया। मशहूर अरबी कहानियां कलीला, वदिमना, पिलपाई की कहानियां स्पेनी और लातीनी वर्शन में यूरोप आईं। इतालवी डॉनी ने 16वीं सदी के मध्य में इसका और तर्जुमा किया। इसका इंग्लिश वर्शन थॉमस नॉर्थ के जरिए आया, जो मोरल फिलॉसफी ऑफ डॉनी के तौर पर था। स्पेनी अरबी स्कॉलर अबू बकर इब्न तुफैल डर 1185 ईस्वी ने रसाला है इब्न यकजान लिखी। पोकोक के बेटे एडवर्ड पोकोक ने इसे इंग्लिश में तर्जुमा किया। इसका ताज़ा तर्जुमा कैम्ब्रिज के अरबी स्कॉलर साइमन ओकली ने 1608 में द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रीजन के नाम से किया। जबरील असाबियुमी 187 से 148 ई, जो अरबी और सिरियानी के उस्ताद थे, पेरिस के रॉयल स्कूल में भी उस्ताद थे, जहां उन्होंने अरबी और सिरियानी की शाखें कायम की। उन्होंने अल इदरीसी का मशहूर काम नुजहत अल मुश्ताक फी ज़िक्र, अलमसार व अलाफाक लातीनी में तर्जुमा किया। अल मित्रान जर्मनुस फारहत 1677 ईस्वी, जो रोम से स्पेन गए थे, हालब के बिशप थे और मारोनिया में एक लाइब्रेरी कायम की थी। उन्हें अरबी, इतालवी, लातीनी और सिरियानी की जबानों का इल्म था और उनके पास अलग अलग शुबों में 100 के करीब काम थे। जोसेफ समान अल 1687 से 1668, जो रोम से फारिग उल तलिब हुए, ने अलग अलग जबानें जैसे अरबी, सिरियानी, लातीनी, यूनानी, इब्रानी, फ्रांसीसी और इतालवी सीखी थीं। उन्होंने वेटिकन लाइब्रेरी के लिए माशरी की मखतूतात की फहरिस्त तरमीम की। यह बिब्लियोग्राफिकल फहरिस्त पश्चिमी अदब में माशरी की अदब के तारुफ में अहम किरदार अदा करती है। शायरी पर असरात। जैसा कि पहले कहा गया था कि अरबी अरब मुसलमानों का बुनियादी जरिया थी, जिसने यूरोप पर बहुत असर डाला। उन्होंने अरबी को अपनी दूसरी जबान के तौर पर अपनाया। यही वजह थी कि एक बिशप ने शिकायत करते हुए कहा, मेरे मसीही साथी अरबों की नज़में और रोमांस पसंद करते हैं। वे मोहम्मदी मजहबी उलमाओं और फलसफियों के कामों का मुताला करते हैं, न कि उन्हें रद्द करने के लिए, बल्कि सही और खूबसूरत अरबी असलूब हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ जब मसीही किताबों का जिक्र आता है तो वे बेजारी से इनकार करते हैं कि ऐसी किताबें उनकी तवज्जो के काबिल हैं। उन्हें अफसोस है, ईसाइयों ने अपनी जबान भूल ली है और हजारों में से मुश्किल से एक शख्स मिलता है जो अपने दोस्त को खूबसूरत लातीनी में एक खत लिख सके। लेकिन जब बात अरबी लिखने की आती है तो कितने लोग हैं जो इस जबान में इतनी खूबसूरती से इजहार कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे अशार भी लिख सकते हैं जो अरबों के अपने अशार से ज्यादा फॉर्मल सहित में फव्वियत रखते हैं। सर विलियम जोन्स का अरबी शायरी का तर्जुमा 1774 ईस्वी में लातीनी में शाया हुआ और 1782 में उनका सबहा अल मुअल्लकात का तर्जुमा शाया हुआ। जर्मन स्कॉलर फ्रीडरिक रेकर्ट, जो अरबी और फारसी में माहिर थे, ने अरबी शायरी की खूबसूरती को मगरिब तक पहुंचाया। इसी तरह परसी शैली 792 से 1222 ने एक नज्म लिखी जो अंतरा के कसीदह की नकल थी। एक और शायर अल्फ्रेड टेनिसन 809 से 1992 ने अपनी नज्म लॉक्सले हॉल लिखी और उनके मुताबिक मुअल्लकात ने उन पर असर डाला। मुशिहा और झजल शायरी। यूरोप में अरबी मुस्लिम शायरी यह जाहिर करती है कि इसमें मशीकी शायरी के एलिमेंट्स मौजूद हैं। स्पेनिश अरबी शायरी, खास तौर पर मुशिहा और झजल, एक किस्म के लोकगीत हैं। स्पेनिश अरबी शायरी की सबसे दिलचस्प खुसूसियात उनकी नरम रोमांटिक एहसासात है, जो मोहब्बत के गीतों में बार बार जाहिर होती है। एक ऐसा जज्बा जो कभी कभी करून वस्ती के शिवलरी रवैये की पेशगोई करता है। और दूसरी बात यह कि ये कुदरत की खूबसूरतियों के बारे में एक तकरीबन नए तर्ज हसासियत भी जाहिर करता है। फ्रांसीसी और स्पेनिश लोगों ने संगीत के इल्म और मुख्तलिफ किस्म की शायरी जैसे मदीह, हिजा और गजल सीखी। इसके अलावा उन्होंने काफिया साजी का फन भी सीखा, जबकि इससे पहले सिर्फ हम आहंगी एसोनेंस को काफी समझा जाता था। लुइस वियार्डो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द अरब्स एंड बर्बर्स इन स्पेन में एतराफ करते हुए कहते हैं,
फ्रांसीसी शायरी स्पेनिश शायरी के मुताबिक तरतीब दी जाती है, जो अरबी शायरी से ली गई है, न कि यूनानी या रोमन शायरी से। हमने अरबों से शायरी और काफिया साझी का फन हासिल किया, जो स्पेन से मार्सेला और टूलन के जरिए स्पेनिश ताजरों के जरिए हमें पहुंच गया। जिर्याब का यूरोप पर असर। एक मशहूर ईरानी संगीतकार अबू अल हसन अली बिन नाफिक जिर्याब, जो तकरीबन 785 ईस्वी में पैदा हुए, जो अब्दुर्रहमान दूसरे के दरबार में थे, अपने उस्ताद इसहाक अल मौसीली के दबाव पर बगदाद को छोड़कर कैरवान गए। वहां से वह अब्दुर्रहमान पहले के दरबार में पहुंचे, जो अलगेसिरास में था। वह संगीत के तमाम इल्म में माहिर थे और उन्होंने 10,000 से ज्यादा गाने हिफ्ज किए थे। उन्होंने जायके और आदाब से मुताल्लिक तमाम चीजों में फैशन कायम किया। उन्होंने लिबास, खाने की तरकीबें और मौसमों के मुताबिक कौन सा लिबास पहना जाए, इसकी हिदायत दी। स्पेन के बादशाह ने उन्हें मॉडल के तौर पर अपनाया और उनका अथॉरिटी मुसलसल हवाला दी जाती थी और मुल्क में उनका असर आखिरी मुस्लिम हुकूमत के अय्याम तक तस्लीम किया जाता था। नतीजा, ऊपर की हमारी पूरी वीडियो यह जाहिर करती है कि यूरोप के तारीख द्वार में, जहां इल्म महदूद था और आम लोगों की पहुंच से बाहर था, इस्लाम ने यह ऐलान किया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। इस्लाम ने न सिर्फ उनकी रहनुमाई की, बल्कि उनकी तवज्जो कायनात की दरियाफ्तों की तरफ भी मबजूल कराई। एक तरफ यह साइंसी रवैया बदवी अरबों की तहजीब को बदल रहा था, दूसरी तरफ जब यह यूरोप पहुंचा तो इसने इसकी तमाम तहजीबों पर असर डाला। अरब मुस्लिम मुहाशरे ने अरबी जबान को यूरोपी जबानों, मजहबी पहलू, किताबों को पढ़ने और समझने के हवाले से और रोमन कैथोलिक अकीदों के बारे में उनके सोचने के तरीके पर असरअंदाज होने के लिए सबसे ताकतवर आलय के तौर पर इस्तेमाल किया। इस्लाम ने उन्हें ख्यालात की आजादी दी, जिसका नतीजा यूरोप की रेनेसां की सूरत में निकला, जिसमें कैथोलिक चर्च की तरफ से इल्म पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया गया। यह वो अरब मुस्लिम थे जिन्होंने जदीद उलूम जैसे फलसफा, तिब, सर्जरी, फल्कियात, इल्म ए नुजूम, मंतिक, शायरी और मौसिकी वगैरह की बुनियाद रखी। यूरोपी कौमों ने न सिर्फ इन किताबों का तर्जुमा अपनी जबानों में किया, बल्कि उन्हें अपनी यूनिवर्सिटीज में सदियों तक पढ़ाया और उनका इस्तेमाल अपनी दरियाफ्तों और इजातात के लिए किया। मुख्तसर, यूरोप अरब मुस्लिम मुहाशरों का माखरूज और एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने साइंसेज और तहजीब की ताजदीद और रिसर्च की